चलिए हेडिंग डालिए। गोले या अर्धगोले पर प्रश्न। क्वेश्चन बेस्ड ऑन हेमिस्फेयर एंड स्फेयर। गोले और अर्धगोले पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्फेयर एंड हेमिस्फेयर। चलिए इधर देखिए, ये आपका सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम मैंने बताया था पाई आर स्क्वायर एच। इसको मैंने बोला 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो जो कोन का वॉल्यूम है, शंकु का वॉल्यूम है, हो सकता है होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब मैंने बोला ये जो अर्धगोला रहता है उसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये हिस्से को पकड़ के मैं इस तरफ लाऊं और ये वाला हिस्से पकड़ को इधर लाऊं, तो ये भी एक गोला शंकु बन जाता है। तो एक अर्धगोले में 2 शंकु शामिल होते हैं, ठीक है। एक अर्धगोले में 2 शंकु शामिल होते हैं। तो अगर कोण का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, तो एक अर्धगोले में जब 2 कोण शामिल हैं तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। इतना समझ आता है, ठीक है। अब अर्धगोला, 2 अर्धगोला मिला के एक गोला बनते हैं, इतना समझ आता है। ये 2 अर्धगोले बने, ठीक है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 × 2/3 पाई आर स्क्वायर एच कर दूँ, मतलब 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये पूरे गोले का वॉल्यूम हो जाएगा क्या? ठीक है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो मैंने बोला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ अ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। एक कोन में आधा गोला शामिल है, या बोलूँ एक अर्धगोले में 2 कोन शामिल हैं, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2/3 पाई आर स्क्वायर एच एक अर्धगोले का आयतन हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। इसको एक आधा गोला, एक और आधा गोला मिलाऊँ तो एक पूरा गोला का निर्माण हो जाएगा, संपूर्ण स्फीयर, संपूर्ण गोला, ठीक है। तो संपूर्ण गोला 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 × 2/3 या 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका पूरे गोले का वॉल्यूम हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन आपको फॉर्मूला मिलेगा वहाँ पे 2/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आर क्यूब कहाँ से आ गया, देखिए। ये अगर मैं सर्कल बनाऊं, इसको मैं हाइट बोल सकता हूँ क्या? ये को पूरा पूरा हाइट है क्या? जैसे अपन ट्रायंगल में ये बनाते थे वैसे हाइट है कि नहीं है, ठीक है। इसी को मैं ऐसे गोला मान लेता हूँ, तो ये भी हाइट है कि नहीं इसका? अगर इसको पूरा ऐसे बनाऊँ, ये चीज़ रेडियस है कि नहीं, त्रिज्या है कि नहीं, ये भी रेडियस है कि नहीं, और ये हाइट के साथ साथ रेडियस है कि नहीं है। तो इस हाइट को मैं आर लिख सकता हूँ क्या? जैसे फॉर्मूला में लिखा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया वॉल्यूम किसका, अर्धगोले का। इस एच की जगह मैं आर लिख सकता हूँ क्या? ठीक है, तो ये 2/3 पाई आर क्यूब बन जाएगा कि नहीं? ठीक, ये 4/3 पाई आर क्यूब बन जाएगा क्या?
समझ आ रहा है कैसे फॉर्मूला डिराइव हुआ, है ना। मैंने बोला एक सिलेंडर में 3 कोण शामिल होते हैं, इसलिए सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो कोण का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। एक अर्धगोले में 2 कोण शामिल होते हैं, तो उसका फॉर्मूला जाता है 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच आर ही है तो वो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का वॉल्यूम समझ आया। पूरे गोले के लिए फिर से 2 मल्टीप्लाई कर दो, इतना क्लियर, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए लिखिए फॉर्मूला लिखो पहले। वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। संपूर्ण गोले का आयतन, या खाली गोले भी लिखोगे तो समझ आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट लिखना वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्फीयर, वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्फीयर, गोलीय कोण का आयतन, गोलीय कोश का आयतन, गोलीय कोश का आयतन गोलीय कोश का आयतन 4/3 पाई बड़ा आर लिखना ना, 4/3 पाई आर क्यूब, बड़ा आर क्यूब, माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, पाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, इसी को दूसरे तरीके से लिख लेना 4/3 पाई, 4/3 पाई ब्रैकेट में बड़ा R1 क्यूब, मतलब सॉरी आर क्यूब लिख सकते हो, बड़ा आर माइनस छोटा आर क्यूब, इस तरीके से बोल रहा हूँ मैं। देखो फोर बाई थ्री पाई आर, 4/3 पाई आर क्यूब, मैंने माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब ये बोला। इसी को मैंने बोला 4/3 पाई ब्रैकेट में आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ये लिए क्या किया 4/पाई कॉमन ले लिया। अब ये क्या हो रहा है, सपोज ये
सर्कल है, ठीक है, वृत्त है, सर्कल की बात कर रहा हूँ, गोले की बात नहीं कर रहा हूँ। ये वृत्त है और इसके अंदर एक और वृत्त है, ठीक है। इस पूरे वृत्त का मेरे को क्षेत्रफल निकालना होगा। अगर मुझे कहा जाए कि इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, सपोज एक प्ले ग्राउंड लेते हैं, जैसे CSCB का ग्राउंड है, बिजली कॉलोनी का ग्राउंड है, उसका क्षेत्रफल ने बोल दिया जाएगा, अगर वो सर्कल है और उसका रेडियस दिया हो, त्रिज्या दिया हो, तो मैं निकाल पाऊँगा क्या? निकाल लूँगा, ठीक है। अब वो ग्राउंड कैसा है, ये पूरा बड़ा, पूरा क्षेत्रफल अगर निकालने वाला निकाल दिया जाएगा, क्यों? पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाऊंगा, निकल जाएगा। लेकिन देखना इधर रोड भी बना हुआ है क्या? अब मैं इसमें रोड में शामिल कर रहा हूँ। अब ये रोड के अंदर वाला जो जहाँ पे सिर्फ घास हुआ है, घासी मैदान है जहाँ पे, उसका क्षेत्रफल निकालने बोलूँ, इसको छोड़ दो बोलो, और ये वाला रेडियस दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल मैं निकाल लूँगा क्या? मैं पाई आर स्क्वायर ही तो निकालना है, उसका रेडियस देगा। लेकिन मुझे बोला जाए कि इस वाले पोर्शन को, इस क्षेत्रफल निकाला है, जिसमें दौड़ रहे हैं, वो ट्रैक हो या कुछ भी हो, इसका क्षेत्रफल निकालना हो, निकाल सकता हूँ क्या? कैसे निकालूंगा? ये बड़े वाले का क्षेत्रफल माइनस ये क्षेत्रफल घटा दूंगा, तो ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा क्या? आ जाएगा। तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर। सिंपल है। ठीक उसी प्रकार अब इसको मैंने गोला बना लिया, ठीक है, ये गोला है समझ लो। सर्कल 2D फॉर्म हो गया, गोला 3D फॉर्म हो गया। गोले में मुझे ये वाला आयतन ज्ञात करना हो, निकाल सकता हूँ क्या? बड़े वाले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब, इसी को हिंदी में गोलीय कोश बोल रहे हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये पूरे का पूरा इतना आयतन आ गया। एक ऐसा सिलेंडर है जिसमें इधर कुछ आइटम भरा हुआ है और अंदर खोखला है, ठीक है। तो जो भरा हुआ है उस पोर्शन को मेरे को वॉल्यूम निकालना है। तो 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब, ये वाला हिस्से घटा दिया, तो ये वाला हिस्से का आयतन बच गया क्या मेरे पास? यही फॉर्मूला ये दिया हुआ है, इसी को इसका रूप दे दिया, ठीक है। ठीक है, समझ आया? आगे लिखना। सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट लिखना टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया बोलो ना, संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। फिर लिखना सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, गोले का पृष्ठ, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। अब ये कहाँ से आ गया? तो देखो पेज है नहीं मेरे पास, अगर समझ लो एक सर्कल वाली मेरे पास आकृति है, पेज है, उस 2 सर्कल से मैं एक संपूर्ण अच्छा प्रॉपर शेप्ड हेमिस्फीयर बना सकता हूँ। अब कैसे बना सकता हूँ? इमेजिन कर लो कि बस बनता है हेमिस्फीयर। ये वाला अगर ये सर्कल है ना, इस सर्कल को मैं ऐसे रखूँ और मोड़ू मारूँ तो 2 सर्कल लगेंगे ऐसे अर्धगोले का निर्माण करने के लिए, 2 सर्कल लगेंगे, ठीक है। तो एक सर्कल का क्षेत्रफल कितना होता है भाई? पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो वो अर्धगोले में 2 सर्कल मिला हुआ है, तो उसके ऊपर का क्षेत्रफल, बार का वक्र पृष्ठ बोल लो या उसके ऊपर का क्षेत्रफल बोल लो, तो वो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा क्या? होगा नहीं होगा? ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसी अर्धगोले को मैं ऊपर कवर करना चाहूँ, ऊपर भी एक और सर्कल लगेगा क्या? तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा क्या? होगा, ठीक है। तो उसका टोटल सरफेस एरिया हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। अब एक अर्धगोले में 2 सर्कल लग रहे हैं, तो संपूर्ण गोले में 4 सर्कल लगेंगे कि नहीं लगेंगे? 4 सर्कल से कवर होगा कि नहीं? तो पूरे गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा या पृष्ठ क्या होगा? 4 पाई
आर स्क्वायर। ठीक है, यही चीज़ लिखा है उसमें। क्लियर? एक और चीज़ है, कभी कभार जैसे क्वेश्चन पे आगे मिलेंगे आपको, इसको गोला इमेजिन करो, इसको यहाँ से काट पीट दिया, ठीक है, काट दिया, ये बीच वाला पॉइंट रहता है सर्कल, यहाँ से ये रेडियस होता है क्या, बोल सकता हूँ ये रेडियस होता है, तो ये भी तो रेडियस होता है क्या, और इसकी ये ऊंचाई दे दिया जाए, इसको काट के सपोज अलग कर दिया, इसकी ऊंचाई दे दी है, ठीक, तो ये वाला हिस्सा मैं निकाल सकता हूँ क्या, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकता हूँ। उसको फॉर्मूला ग्रुप दिया है तो मैं उसको अलग से नहीं लिखा रहा हूँ। कैसे, अगर ये हाइट दिया है, ये आपका रेडियस नहीं दिया होगा तो रेडियस ही होगा वो, है ना, जो विकर्ण इजल टू या कर्ण इजल टू आधार और लंब, ये जो दिया रहता है, तो ये रेडियस स्क्वायर इजल टू क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस ये वाला बेस स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूले को अलग से नहीं लिखा रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम ही है। इतना क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन लिखो। कल वाला क्वेश्चन रिपीट किया था क्या घर में? पूरा नहीं 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 किया। देखो भाई, बात नहीं मानोगे ना तो मैथ्स में स्कोर नहीं कर पाओगे, और ये दावे के साथ कह रहा हूँ, बिना मैथ्स में स्कोर किए नहीं निकाल पाओगे एग्ज़ाम। अच्छे अच्छे धुरंधर बैठे हैं इधर, मैथ्स बैकग्राउंड के अपन, उससे मैथ्स हर चीज़ बन जाता है। तो ऐसा बंदा जब डेटा एंट्री ऑपरेटर वाले में बैठेगा तो उसको मात दे पाओगे क्या? नहीं। जीएस में बता रहा हूँ ना, मैं आपको खुद इतने साल से पढ़ रहा हूँ, 2017 भले ब्रेक कर करके पढ़ा, 2019 से 20 गैप भी हुआ, लेकिन उसमें 35 मार्क्स का जीएस आता है। 35 में 35 ही स्कोर नहीं कर पाया, 3-4 साल से पढ़ रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि कम पढ़ा हूँ, 3-4 अलग अलग किताबें, वहाँ देखोगे किताबों भरमार है, लाइब्रेरी बना हुआ है, 3-4 अलग, उसके बावजूद 35 में 35 नहीं ला पाया। अभी भी 35 में आ रहा है 22-23, हाईएस्ट एक 35 में 23.5 आया है मार्क्स, 35 में 23.5। तो आप सोचोगे कि मैथ्स बैकग्राउंड वाले लोग को मात दे दूँ तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो क्या करना है, तो बात मानना है। उसको डेली मैं बोला हूँ कि क्वेश्चन जाके प्रैक्टिस करिए, तो करना है आप लोगों को, नहीं करोगे तो नहीं स्कोर होगा। बोलो ना, मैथ्स बैकग्राउंड वाले को नहीं मात दे पाओगे यार। और मैथ्स बैकग्राउंड क्या, जो मैथ्स बना रहा है, मैथ्स बैकग्राउंड में भी चलो ठीक है, कोई 30 में 20-25 बना रहा है, कोई थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेगा वो 30 में 30 लाता है। अब वहाँ सोचोगे कि मैं 10 मार्क्स 15 मार्क्स छोड़ दूँ और उसको जीएस में कवर कर पाऊँ, तो नहीं हो पाएगा, वो काफ़ी समय लग जाएंगे, नहीं लग पाएगा। तो मैथ्स को डेली प्रैक्टिस करना है आपको, डेली वही क्वेश्चन बनाना है, उसी को बनाओ, ठीक है। बार बार बोलूँगा वो ब्रूस ली का कोट, 100 अलग अलग सवाल को एक बार बनाने से अच्छा है कि एक ही सवाल को 100 बार बना लो, वो पैटर्न आपको रटा जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस घर में जाकर प्रैक्टिस करिएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए आगे। एक अर्धगोले की त्रिज्या अगर 21 सेंटीमीटर है, एक अर्धगोले की त्रिज्या अगर 21 सेंटीमीटर है, इफ रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 21 सेंटीमीटर, फाइंड आउट इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसका वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और उसका आयतन निकालिए कितना आ रहा है। हाँ, वक्र पृष्ठ या पृष्ठ जो मैंने लिखाया है वो 2/2πr², वही फॉर्मूला है।
पटवारी का वो बुलायो क्या क्वेश्चन पेपर रखियो मोबाइल में रखियो आज। ठीक है 1910 वर्ल्ड ठीक है। कैलकुलेशन में टाइम लग रहा होगा अगर 21 का स्क्वायर याद नहीं होगा 441 ठीक है। बना सर चलिए इधर देखिए मैंने क्या बोला था एक अर्धगोले का ऊपर का क्षेत्र बनाने के लिए दो गोले का निर्माण करना पड़ता है। दो गोले से ही बनता है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2πr² हो जाएगा वही निकालने बोला हूँ ठीक है। 2πr² 2 × 22/7 रेडियस कितना था 21 ठीक है। ठीक है 3 इसके बाद पूरा कैलकुलेशन है जो भी आंसर आया होगा वो मैं पूरा नहीं निकाल रहा हूँ ठीक है। कितना ये कितना 1300 बोल रहे हो आप ठीक है 3 6 12 ठीक है। फिर उसका मैंने संपूर्ण पृष्ठ निकालने बोला ऊपर गोले को बस कवर करना है ठीक है। तो 3πr² यही होगा तो ये 2 के जगह 3 मल्टीपल हो जाएगा उसको डिवाइड बाई 2 × 3 करोगे तो आंसर आ जाएगा। मतलब जो भी इसका आंसर आया होगा 3πr² फॉर्मूला बस निकालना है। और मैंने क्या बोला लास्ट में आयतन निकालने बोला तो आयतन क्या होता है 2/3πr³ होता है तो 21 × 21 × 21 × 22/7 ये निकाल लोगे आगे होगा। सिंपल था ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ठीक है। अब ये बताओ जैसे कल हम लोगों ने देखा कुआं अभी ध्यान दो कुआं देखा कुएं का मिट्टी खोद के निकाला उसको कोई और आइटम बना रहे अपन है ना। वैसे ही अगर मैं एक गोले से पिघला के 3 4 5 गोले बनाऊं तो वॉल्यूम उतना ही रहेगा कि चेंज हो जाएगा उतना ही रहेगा। एक बड़े से गोले को पिघला दिए छोटा छोटा 4 5 अलग अलग गोले बना दिए उतना ही रहेगा ठीक है। या उसी वॉल्यूम उसी स्फीयर से उसी गोले से मैंने कुछ सिलेंडर बना दिया पिघला के ठीक है बेलन बना दिया कोन बना दिया तो कोई चेंजेस आएंगे क्या नहीं आएंगे है ना। बस डिपेंड करेगा कि कितने आकृति यहाँ से बनाए वॉल्यूम में कोई फ़र्क नहीं आएगा ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में डाल लेना ये क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं इस प्रकार के कि पिघला के कोई दूसरी आकृति बना दी। एक क्वेश्चन लिखना रेडियस ऑफ अ स्फीयर एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 7 सेंटीमीटर।
गोले की त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है, उस गोले को पिघलाकर दैट स्फीयर वाज मेल्ट, उस गोले को पिघलाकर दैट स्फीयर वाज मेल्ट, उस गोले को पिघलाकर एक बेलन बनाया गया, एक बेलन बनाया गया, एक बेलन बनाया गया, दैट स्फीयर वाज मेल्ट एंड अ सिलेंडर वाज मेड whose height was 10 सेंटीमीटर। एक बेलन बनाया गया जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो बताइए उस बेलन का रेडियस क्या होगा, उस बेलन की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ दैट सिलेंडर। अब अगर पॉइंट वगैरह में आंसर आ जाएगा तो चिंता नहीं करना, या फ्रैक्शन में ला के छोड़ देना कम से कम लास्ट इससे तक। त्रिज्या क्या होगी, हाँ रेडियस, उसके आधार की त्रिज्या। एक स्पेस छोड़ के एक और क्वेश्चन लिखो दो, फिर एक साथ बनाना उसको। स्पेस छोड़ दो उसके लिए जितना रिक्वायर्ड है। एक बार इंग्लिश में बता रहा हूँ, एक बार हिंदी में लिखा रहा हूँ। A sphere with radius 10 centimeter is divided by a plane. A sphere with the radius 10 centimeter is divided by a plane which is distant 6 centimeter, which is distant 6 centimeter from sphere's center, which is distant 6 centimeter from sphere's center. Find the radius of the plane. Find the radius of the plane. हिंदी में बता रहा हूँ, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर 6 सेंटीमीटर दूरी पर समतल द्वारा गोले को काटकर अलग अलग दो टुकड़े बनाए गए। गोले को काटकर अलग अलग दो टुकड़े बनाए गए। समतल परिच्छेद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। समतल परिच्छेद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। समतल परिच्छेद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हाँ रेडियस, त्रिज्या मतलब रेडियस। स्पेस छोड़ना और एक क्वेश्चन लिखो। स्पेस छोड़ के और एक क्वेश्चन लिखिए। External and internal diameters of a empty sphere. External and internal diameters of a empty sphere are 28 and 14 centimeter respectively. External and internal diameters of an empty sphere are 28 and 14 centimeter respectively. Find the volume of the metal. Find the volume of the metal. Find the volume of the metal which is required to make it. Find the volume of the metal which is required to make it. एक खोखले गोले के बाह्य और आंतरिक व्यास, एक खोखले गोले के बाह्य और आंतरिक व्यास
क्रमशः 28 और 14 सेंटीमीटर हैं, क्रमशः 28 और 14 सेंटीमीटर हैं, क्रमशः 28 और 14 सेंटीमीटर हैं। उसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात कीजिए, उसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चंस बनाइए। उसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात कीजिए।
चलिए बना। पहला प्रश्न क्या था? एक गोले की त्रिज्या 7 ठीक, ट्राई नहीं किए गया। ठीक है ना, कोई इशू नहीं, सब आ जाता है, कुछ भी आ जाता है वो, मतलब इतना कैलकुलेशन में कभी कभार टाइम लग जाता है, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे रुकना है। कभी कभार अगर मैं बोल दूँ 400/7, तो अभी 400/7 का पॉइंट में निकालने लग जाओगे, है ना, तो वो भी सही है, ठीक है, पॉइंट में निकालने लग जाओगे, उसका तो काफ़ी लंबा आ जाएगा आंसर, लेकिन ऑप्शन में 400/7 ही दिए रहता है, तो आप वहीं पे आके रुक जाओगे। अगर दशमलव भी निकालने गए तो दशमलव के बाद 2 अंक तक दिए रहता है, तो वहाँ पे रुक जाओगे। इस कारण आपको थोड़ा सा लग रहा है कि लंबा जा रहा है, कोई इशू नहीं। ठीक है, मैंने बोला एक गोला है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसको काट के क्या बनाया गया, मतलब पिघला के एक बेलन बनाया गया जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी, उस बेलन की त्रिज्या निकालनी थी आपको, ठीक है। तो इस गोले का वॉल्यूम क्या होगा बताइए? r³ है ना, r है आपका 7, ठीक है। अब पहला काम आप लोगों ने क्या किया होगा, यहीं पे काटा पीटी चालू कर दिया होगा, कल भी समझाया था, काफ़ी समय ख़राब होता है, इवन अच्छे मैथ्स बनाने वाले इसको गलती करते हैं, ठीक है, बस देखिए और चलो, तो ये नहीं करना है। ये बराबर कितना होगा, πr²h होगा क्या, है ना, 22/7। ये अगर मैं ये 7 को काट दिया, अगर नहीं काटूँ तो ये ऐसे रहता, ठीक है। πr², r ही तो फाइंड करना है क्या, उस सिलेंडर का r फाइंड आउट करना है, r²h तो हमको दिया क्या 10, ठीक है, ये काट दिए और 22/7 ये काट दिए, ठीक है। ये r इधर आ गया, 4 × 7 × 7/3 × 10, यही आ गया, बराबर r², इतना, ठीक है। ओके, क्यूब, ठीक है, और ये 2 से 2 गया और ये 5 गया, ऊपर है 7 × 7 × 7 × 2 अपॉन नीचे 3 × 5 मतलब 15 = r² है। तो अगर मुझे r निकालना है तो ये अंडर रूट में चल देगा क्या, तो ये 2 7 बाहर आ जाएंगे क्या, 2 7 एक साथ बन के बाहर आएंगे अंडर रूट से एक साथ, इतना समझ आता है कैसे प्रज्ञा इधर, ठीक है, एक साथ बाहर आया तो नीचे क्या, अंदर क्या बच जाएगा, ऊपर 14/15, यही था। उसको एकदम सॉल्व करने बैठोगे इसका रूट तो नहीं आएगा, यहीं तक लाके ख़त्म करना है, ठीक है। तो उसकी त्रिज्या ये होगी, ठीक। दूसरा था 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के केंद्र से, ओके, अच्छा उससे पहले ये भी एक क्वेश्चन बनाया था ना, इसी के बाद ये पहला ही क्वेश्चन था, पहला हाँ ठीक है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी कट गया, ठीक है, ये पकड़ो। अब वो टेबल मेरे ख्याल से याद नहीं किए होगे, क्यों प्रज्ञा बताओ तुम, 3 4 5 होता है, 6 8 क्या होता है, नहीं होता है, 9 12 5 12, ये गोला है, इसको यहाँ से काट दिया बोल रहे हैं, ठीक है, और इसकी डिस्टेंस बताया यहाँ से सेंटर से 6 मीटर बताया है ना, और रेडियस क्या बता दिया था 8, वो निकाल लोगे, निकालना तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लोगे, लेकिन मैंने बोला उसको याद कर लेना। अब आप लोग याद नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ यार। मैं जिस सब्जेक्ट में जिस फील्ड में अच्छा हूँ, अगर मैं उसी को आप डिलीवर नहीं कर पाऊँ तो वो खुद को अच्छा नहीं लगेगा,
ये ज्योग्राफी वोग्राफी हिंदी हो गया, उस दिन बोलता हूँ ऐसा एहसास होने दिया कि सुबह पढ़ के आ रहा हूँ, नहीं ऐसे पढ़ के है भी नहीं रहता, पहले से पढ़ा हुआ है, बट फिर भी मैं उसमें अच्छा नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको मार्क्स दिलाने के लिए पूछ रहा हूँ। यहाँ कैसे भी तोड़ मड़ोड़ के मेरे को सवाल पूछोगे तो शायद मैं बता पाऊँ, हिस्ट्री में तोड़ मड़ोड़ के सवाल पूछोगे तो मैं बता पाऊँ, ठीक है, इंग्लिश में तोड़ मड़ोड़ के सवाल पूछोगे तो बता पाऊँ। तो अब यही चीज़ मैं आपको डिलीवर नहीं कर पाऊँगा तो मेरे को खुद अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके लिए आपको भी साथ देना पड़ेगा ना, जितना करके आने बोल रहा हूँ उतना करके नहीं आओगे और बोलोगे कि मैथ्स नहीं बन रहा है तो कैसे चलेगा, प्रैक्टिस करने में, ठीक है। तो प्रैक्टिस करके आना है। अब अगले बार नहीं करके आया तो मैं एक एक नाम याद करूँगा, उसका डाउट कभी क्लियर नहीं करूँगा, बता दें। नहीं बनाओगे नहीं डाउट क्लियर करूँगा, क्योंकि मेरे को जस्ट टिबल चौबल 5 गुना मेहनत लग रहा है ना, और उस सब्जेक्ट में जो ये मास्टरी है मेरा, ठीक है। तो बोला ना, एक मैं जिसमें सेकंड रैंक लाया उसी में बस 10 में 9 आया, 1 मार्क्स छूटा, वो भी फ्रस्टम ऑफ कौन, कभी फॉर्मूला देखा नहीं था, कभी ध्यान ही नहीं आया था फ्रस्टम ऑफ कौन। उसके बाद कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ होगा जिसमें मेरा मैथ्स में 1 मार्क्स भी लूज़ हुआ होगा, ठीक है। तो इसको मैं एकदम बेसिक से जा के बताता हूँ। आधे ज़्यादा मैथ्स में क्यों नहीं आते, वो श्रीनु हो गए, निकेत हो गए, जो खुद बैंकिंग में, उसका भी 38-37 आया ना मार्क्स, तो उनका अच्छा है मैथ्स इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैं एकदम स्लो से बता रहा हूँ। अगर स्पीड मेंटेन करता तो उन लोग भी आते, कम से कम प्रैक्टिस हो जाता है, लेकिन वो बोल रहे सर एकदम स्लो हो जाता है, तो स्लो मैं बाकी आप ही लोगों के लिए करा रहा हूँ यार, ठीक है। जहाँ 10 क्वेश्चन होने हैं वहाँ 3 क्वेश्चन ही हो पा रहे हैं, क्योंकि एक तो मीडियम दोनों में बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैथ्स बनाना है, बनाओगे बार बार प्रैक्टिस करोगे तो बनेगा, और नहीं बनाओगे तो नहीं प्रैक्टिस बनेगा। अच्छे अच्छे धुरंधर बैठे हैं कम्पीट करने के लिए, मैथ्स बैकग्राउंड के ही ले लो, उसको सोचोगे कि मार्क्स दे दूँ, नहीं हो पाएगा। मैं भी तो बैठूंगा एग्ज़ाम दिलाने, मेरे को भी तो चाहिए ना जॉब, एक है ऑलरेडी, वो पसंद नहीं आ रहा है, मैं भी बैठूंगा ना एग्ज़ाम दिलाने यार। तो फाइट करना है आप लोगों को, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ, फिर एक कहानी सुनाता हूँ। हाँ, सब उतना ही ख़त्म हो जाएगा, और इसके आगे तो और हाई लेवल के प्रश्न है। लास्ट क्वेश्चन क्या है कुणाल, पढ़ो तो। एक खोखले गोले के आंतरिक व्यास क्रमशः ठीक है, ठीक है। ये कितना आसान था, ये बना कि नहीं बना, ये इधर सुगंधा मैडम बना, ये वाला बना, कितना है आंसर? हाँ लास्ट वाला नहीं बना, देखो 419 4.6 419, ये देखो खोखला गोला है, मतलब ये वाला पोर्शन भरा होगा पूरा और अंदर का पोर्शन खाली होगा। उसमें बोला कि उस गोले को बनाने के लिए कितना वॉल्यूम लगा, कितना मैटर लगा, तो यही वाला तो मैटर लगा होगा क्या? बीच में हवा भरने के लिए क्या मैटर लगेगा? कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। ये बॉटल का निर्माण किया गया, इसके अंदर पानी भरने के लिए जगह भी तो है। अब इस बॉटल के निर्माण में कितना मटेरियल लगा, तो ये ऊपरी सतह और अंदर का जो ये मोटाई होगा उतना ही तो लगा होगा, बीच का तो जगह खाली होगा, है ना, बीच का जगह खाली होगा। तो ऐसे ही ये पूछा है उसको कितना मटेरियल लगा, तो इसका मैं आयतन ज्ञात कर लूँ तो उसका मटेरियल पता चल जाएगा क्या? चल जाएगा आराम से, है ना। कैसे ज्ञात करोगे? तो पूरा गोले का वॉल्यूम निकालना माइनस अंदर के गोले का वॉल्यूम निकालोगे तो ये बाहर का गोला निकल जाएगा। एक फार्मूला लिखाया हूँ उसमें, ठीक है। तो उसका फार्मूला बताया था 4/3 पाई r³ माइनस r³ यही बताया था। बाहर से भी कर लोगे तो भी कोई इशू नहीं। एक रेडियस बाहर वाला क्या था डायमीटर दिया था 28, रेडियस क्या होगा 14 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब, ठीक है। अब मैं आपको क्यूब और स्क्वायर भी याद करने बोला था कि नहीं, ठीक है। 15 तक क्यूब उसमें लिखा था, 15 या 20 तक दिया था, 15 तक आपको याद रखना है। ये नहीं हो 15 तक याद रखना है, 19-20 तक याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ वहाँ निकालते बैठे रहोगे यार, ये 14 का क्यूब निकालने में आपका 1 मिनट समय खपत हो जाएगा। निकाल के देख लेना 14 का क्यूब 1 मिनट का समय लेगा, तो 1 मिनट वहाँ क्यों आप लूज़ करना। ऐसे ही आपका अगर मैथ स्लो है और इन जगहों को कैलकुलेट करने बैठ गए तो नहीं हो पाएगा काम, ठीक है, स्कोर नहीं कर पाओगे अच्छा, ठीक है। तो क्यूब वो जो एक दिन चार्ट भेजा था वो याद रहना चाहिए। अगले जब भी क्लास होगा, कल तो कल छुट्टी रहेगा, ठीक, अगले फ्राइडे क्लास तक वो टेबल कुछ टेबल बताया था, 14 6 14 7 कुछ एक पर्टिकुलर 16 7 16 8, वो पूरा 20 का टेबल याद नहीं करने बोल रहा हूँ, वो जो बार बार वो एग्ज़ाम में यूज़ होता है ना, वो मैंने छाट के अलग से लिखाया हुआ है, वो याद रहना चाहिए। 3 4 5 6 8 10 9 12 15 5 12 13 15 8 17 ये सारी चीज़ें 24 7 25 ये वाला टेबल याद रहना चाहिए, ठीक है। क्लियर, ये वाला हुआ। अब इसको सॉल्व करके देख लेना जितना भी आएगा, है ना।
फिर उसके बाद आपका कैलकुलेशन एक्यूरेसी है। एक कहानी सुनाता हूँ, पहले भी सुन चुके हैं जो पुराने स्टूडेंट्स, नए स्टूडेंट्स के लिए। एक विद्युत्मा नाम की एक महिला रहती है और विदुषी रहती है। विद्वान का फीमेल फॉर्म विदुषी। तो वो काफ़ी विद्वान रहती है, काफ़ी नॉलेज रहता है, सारे शास्त्र पढ़ के बैठे रहती है। उसको घमंड हो जाता है अपने नॉलेज पे कि मतलब मेरे जैसा शास्त्रार्थ में कोई नहीं है, शास्त्रार्थ में मेरे को कोई पराजित नहीं कर सकते। ये घमंड हो जाता है उस विद्युत्मा नाम की लड़की को। ठीक है, तो अच्छे दूर दूर से, भारत देश की बात है, पूरे भारत के कोने कोने से विद्वान या पंडित आते हैं, है ना, उसको शास्त्रार्थ में पराजित करने के लिए, शास्त्र में पराजित करने के लिए। ठीक है, तो नहीं कर पाते, हारते हैं और चले जाते हैं। अब उनको थोड़ा लज्जा तो आएगी, लज्जा बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, बेइज्जती तो लगेगा ही ना, शर्म महसूस तो होगा ही। क्यों हार रहे, और किससे हार रहे, एक स्त्री से हार रहे हैं। उस स्त्री से जिन स्त्रियों को पहले तो भाई वेद पुराण उठाने की अनुमति नहीं रहती थी ना पढ़ने के लिए, शूद्रों को, स्त्रियों को कहाँ अनुमति रहती थी। उस टाइम एक महिला से हारना कितना अपमानजनक था उन सभी विद्वानों के लिए। और जो विद्वान रहता है उसमें ऑटोमेटिक घमंड आ ही जाता है ना, नॉलेज के साथ, पावर के साथ घमंड आते ही। और वो जो महिला जब हराती थी तो 2-4 बात सुना के भेजती थी, प्रसाद दे के भेजती थी, तो और काफ़ी बेइज्जती लगता था उसको। ठीक, तो उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि इस महिला का घमंड काफ़ी बढ़ गया है और इसको तोड़ना है। तो डिसाइड करते हैं कि इसका घमंड तोड़ना है। और कैसे तोड़ेंगे, वो बोली थी, चैलेंज की थी कि जो मेरे को शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा मैं उससे शादी कर लूँगी। ठीक है, जो शास्त्रार्थ में पराजित करेगा, हराएगा, उससे शादी कर लूँगी। तो ठीक है, अब वो कोई विद्वान मिल जाएगा, उससे शादी करेगी तो इनका जीवन तो खुशी खुशी चलेगा। जो 4-5 विद्वान जो हार के आए, उन लोगों ने सोचा कि इसके जीवन को नर्क बनाना है। और नर्क कैसे बनाएंगे, कोई मूर्ख से शादी करा दिए तो उसका जीवन नर्क बन जाएगा। और पहले तो ऐसा सिस्टम नहीं कि भाई एक पसंद नहीं आई, तलाक दे दिए, डाइवोर्स दे दिए, दूसरे शादी, ऐसा ज़्यादा सिस्टम नहीं था तलाक वाला। एक शादी हुआ एक बार और वही परमानेंट। तो ठीक है, उन 5 विद्वान खोज में निकले, कोई ऐसे एक विद्वान या मूर्ख की, ठीक है, आइंस्टाइन की, जिससे उसकी शादी कराई जा सके। जा रहे थे, एक जंगल से गुजरे और उसको एक आदमी मिला जो टहनी में बैठा था और उसी टहनी को काट रहा था। ठीक है, तो उसको प्यार से समझाए कि भाई सुनो, जिस टहनी में तुम बैठे हो उसी टहनी को काट रहे हो, गिरोगे थोड़ी देर बाद। तो वो उसको और 2-3 गाली बका और चलो निकलो यहाँ से, पहली फुर्सत में निकल। ठीक है, तो कोई और नहीं था, कालिदास ही था। अब उसको भी बुरा लगा, साले एक तो तेरी जान बचा रहे हैं, गिरेगा, हाथ पर टूटेगा और हम ही लोग को गाली दे रहे हैं। और वो बोल रहा कि चिढ़ रहे हो मेरे से, मेरे काम में अड़ंगा डाल रहे हो, आगे जाने बोल दिया। और सही में थोड़ी देर बाद गिरेगा ही, स्वाभाविक था, जिस टहनी को काट रहा है तो उसी टहनी में बैठा तो गिरेगा, गिर गया। उसको लगा ये जो निकले विद्वान लोग, उन लोग तो अंतर्यामी थे, मेरे भविष्य देख सकते थे। तो दौड़ते गया और सबके पैर पकड़ लिए कि आप लोग तो भविष्य देखने वाले हो भाई, अंतर्यामी हो। तो विद्वान को समझ आ गया कि विद्युत्मा की शादी किससे करानी है। उस कालिदास को पकड़ के ले गए, पूछे शादी करना है, तो बोला हाँ, ऐसी कोई मिल नहीं रही है भाई, कोई भाव देती नहीं है। तो बोली शादी करा रहे हैं और अच्छी कैटरीना कैफ से करा रहे हैं। तो बोला कि ठीक है, तो लेके गए उसको और बोला कि देख, मुंह मत खोलना। क्यों, मूर्ख इंसान समझ आ जाता है, जैसे ही मुंह खोला समझ आ जाता है कि मूर्ख है। ठीक है, ये पहचान ही है, मुंह खोलेगा तो आप जज कर सकते हो कि मूर्ख है कि इंटेलिजेंट है। तो ले गए, बोले कि भाई मुंह मत खोलना, हम लोग संभाल लेंगे। तो बोला कि ठीक है। वो बार बार रास्ते पर पूछा है, हो जाएगा ना शादी? अरे हाँ हो जाएगा भाई, तू चल तो पहले। हो जाएगा ना शादी? अरे होगा ना भाई, तू चल तो पहले। ठीक है, फिर बैठे साथ में आमने सामने। तो महिला पूछी कि ये कौन है? तो बोले कि बहुत पहुँचे हुए ज्ञानी हैं, बोलते कुछ नहीं है, सिर्फ इशारे कर देते हैं, इनके इशारे को हम शिष्य को एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, तो विद्युत्मा बोली कि ठीक है यार, ये भी एक क्वालिटी है, मौन रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण है। ठीक है, साइलेंस इज़ बेटर देन मेनी वर्ड्स। तो विद्युत्मा बोली कि ठीक है भाई, परीक्षा लिया जाए। तो आमने सामने बैठे, उसने दिखाया एक, उसके विद्युत्मा का कहने का मतलब था कि ब्रह्म एक है, ब्रह्म एक है, ये दिखाई। कालिदास को लगा साली ये बोल रही है कि मेरे एक आंख फोड़ दूंगी एक उंगली से। तो वो क्या किया, 2 उंगली दिखा दिया। उसका कहने का मतलब था कि तू मेरा एक आंख फोड़ेगी, मैं तेरा दोनों आंख फोड़ दूंगा।
लेकिन विद्युत्मा क्या लिखा, उसके दिमाग में क्या क्लिक किया कि इस जगत में सिर्फ ब्रह्म तत्व थोड़ी ना है, जीव भी तो है। अभी ब्रह्म क्या होता है, जीव क्या होता है, कभी स्पिरिचुअल क्लास लेंगे तो बताएंगे। फिलहाल ये जानो कि उसके माइंड में एक क्लिक किया कि ब्रह्म है तो जीव तत्व भी तो है यार, कौन ऑपरेट करेगा, कौन क्रिएट करेगा, क्रिएटर है तो उसका क्रिएशन भी है। बोला कि ठीक है। फिर उंगली दिखाई तो कालिदास को लगा कि वो बोल रही कि मैं तेरे को एक झापड़ मारूंगी। उसने क्या किया, वो 5 उंगली को, उसका कहने का था कि तू एक झापड़ मारेगी, मुक्का मार के सामने के 2 दांत झर्रा दूंगी, 2 दांत तोड़ दूंगी। उसके कहने का मतलब था कि ये जो शरीर है 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है, और कालिदास ने जब मुक्का बनाया तो उसको लगा कि ये पांचों के पांचों तत्व कंट्रोल होते हैं किससे, एक तत्व से। कौन है वो तत्व, है मन। तो पांचों के पांचों तत्व को आप कंट्रोल कर सकते हो मन से। ऐसी कई सारी एक्टिविटीज़ हुई है ना, वो जो भी एक करता तो वो 2 कर देता, तो उसका खुद ही खुद वो इंटरप्रेट करने लग गई। लास्ट में लगा कि नहीं यार इसको बहुत ज्ञानी है, और मैं हार गई, हार मान जाती है। ठीक है, हार मान जाती है तो फिर शादी कर लेती उससे, जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था कि जो मेरे को हरा देगा शादी कर लेती है। जब साथ में दोनों बैठते हैं तब समझ आ जाता है कि कालिदास कितना बड़ा है, पहुंचा हुआ आदमी है। ठीक है, पहुंचा हुआ आदमी है, ABCD है। तो भगा देती है उसको लात मार के। ठीक है, लात मार के भगाती है और बोलती कि साले जिस दिन तू ज्ञान हासिल करेगा ना, उस दिन मेरा शक्ल देखना, तब उससे पहले यहाँ से निकल जा। तो कालिदास को बुरा लगता है, ईगो हर्ट हो जाता है। इतने दिन सब बचपन से मूर्ख था, लेकिन हर कोई मारता पीटता था, लेकिन भाई ऐसे शब्द बोले कि सीधा यहाँ चुभ गया, तो निकल जाता है किसके, ज्ञान की तलाश में। अलग अलग टीचर लोग के पास, प्रकांड विद्वान लोग के पास बैठता है कि बस मेरे को सिखा दो, जो लगेगा मैं करूँगा, मजदूरी कर लूँगा, जो बोलोगे वो करूँगा, बस मेरे को ज्ञान प्राप्ति करना है। लेकिन ठीक है, अच्छे अच्छे टीचर लोग 1-2 हफ्ते पढ़ाए, फिर बोले कि भाई अगर तेरे को पढ़ाए तो हम लोग जो पढ़े, हमारी विद्या आपको विद्या देते देते हम विद्याहीन हो जाएंगे। ठीक है, आपका बेस मजबूत करते करते मेरा बेस हिल जाएगा। तो जो भी जिसके पास भी जाता सब भगा देते कालिदास को। कालिदास लास्ट में थक हार गया। ये साला संस्कृत वगैरह तो अपने से होता नहीं भाई ना, जो भी भाषा संस्कृत नहीं होता। तीता हांति आप लोग भी पढ़ते थे ना, तो आप लोग से भी लगता था होगा कि तीता हांति आमी आमा आवा, ये तो नहीं हो पाएगा। तो कालिदास को भी लगा ये तो नहीं हो पाएगा। बढ़ते बढ़ते उधरी से गुजरता है, गांव से गुजरते रहता है, तो उसको प्यास लगता है तो कुएं के पास जाता है पानी पीऊँगा करके। तो उस कुएं से एक महिला पानी निकाल देती है, रस्सी खींचते, तो वहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा बन जा रहता है उस पत्थर में। तो पूछते कि ये गड्ढा कैसे बन गया, कौन बनाया इसको। कालिदास ऐसे यूँ ही पूछ लेता है। तो वो महिला बोलती कि ये गड्ढा तो रस्सी से बना है। तो कालिदास उसको बोलता है कि मूर्ख औरत, रस्सी से पत्थर पे कैसे निशान बन जाएगा, निशान तो समझो इतना बड़ा गड्ढा कैसे बन जाएगा। तो फिर उसको पानी में पकड़ के 2 बार, अब समझ आया, बोलते हाँ समझ आ गया। उसका कहने का मतलब ये था कि भाई जिस बार बार अभ्यास करने से पत्थर भी पिघल जाता है, वो पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है, और उस रस्सी से भी निशान पड़ जाता है, तो रस्सी से भी पत्थर पे निशान पड़ जाता है। तो कालिदास को क्लिक किया कि अगर मुझे विद्या हासिल करनी है तो एक बार मैं प्रयास करके छोड़ दे रहा हूँ, तो क्या करना है, अथक प्रयास करना है, बार बार। इसीलिए बोला गया करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान। वहाँ से उसको क्लिक करता है, वहाँ से फिर उसकी जर्नी चालू होती है, बिगिनिंग। तब हार नहीं मानता कि एक बार नहीं बन रहा, आप लोगों से मैथ्स नहीं बन रहा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। अभी कुछ को फील आता होगा ना कि मैथ्स उतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, लेकिन हो जाएगा। कैसे, यही बार बार प्रैक्टिस करोगे तो फील होता है ना मैथ्स उतना स्ट्रांग नहीं, लेकिन करना है, और 30 में 30 करना है, जितने मार्क्स का पूछे उतने मार्क्स का करना है, तो होगा। कब, बार बार प्रैक्टिस करोगे, उसी को बनाना है क्वेश्चन। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं खुद अनुभव कि मैं अगर मैं कॉमर्स प्लस मैथ्स लेके पढ़ाऊँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छा आता था। अपने को कंप्यूटर दूर रखना, कंप्यूटर साइंस एक ऑप्शन अवेलेबल था, या संस्कृत था, तो संस्कृत तो हो नहीं पाएगा, मैथ्स बना सकते थे। और ऐसा भी नहीं कि मैथ्स में एकदम टॉप किया, 11वीं में 43, 12th में 57, मार्कशीट दिखा दूंगा तो वो 57 नॉर्मल बच्चों का भी आ जाता है, वो प्लस माइनस सीख के। बट फिर भी मैं कर रहा हूँ ना, अच्छे मार्क्स लाता हूँ मैथ्स में। कैसे, वही क्वेश्चन को मैंने बार बनाया है, ठीक है। तो आपको भी वही करना है, तो आप भी कालिदास जैसे स्ट्रांग होंगे, ठीक है। तो फिर जब सीख जाता है तब वापस जाता है कालिदास
दरवाज़ा खटखटाता है, बोलता है कपाटम उद्याटम सुंदरी, कपाट खोलो सुंदरी, ठीक है। उसके बाद का जो संस्कृत है वो बोल रहा हूँ। फिर वो रिप्लाई करती है अस्ति कश्चित वाग विशेषा, मतलब कोई विद्वान लगता है यार, बाहर कोई खड़ा है जो काफ़ी विद्वान लगता है। खोलती है तो शौक हो जाती है कि भाई यही कालिदास जिसको मैंने, ठीक है। उसके बाद उन लोग का प्रेम कहानी चालू, स्वीकार कर लेकिन भाई अब ज्ञानी बन गया था। उसके बाद रचनाएं अग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम, ठीक है। तो समझ आया कालिदास की कहानी। पूछोगे इस कहानी का इससे क्या संबंध मैथ्स बनाने से, और मैथ्स से ही क्या संबंध, तो मैथ्स पे ही बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग को भी जीएस क्या रिलेट करा के याद करा दूंगा, यहीं बैठा के पूछ के नहीं भी याद होगा तो बार बार पूछता हूँ तो याद होता है ना, रिलेट करा के याद होता है कि नहीं होता किताबें, तो करा दूंगा। लेकिन मैथ्स के लिए आपको खुद संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब जो क्वेश्चन बता रहा हूँ जरूरी नहीं कि आपके एक बार में पकड़ में आ जाए। मैं भी जब पहली बार बनाया तो उसका डायग्राम ही फ्रेम करने में समझ नहीं आता। जैसे ये गोले वाले मैंने बताया था, ये शायद आपके डायग्राम फ्रेम करने में इशू आया होगा, दिक्कत आया होगा। ये प्लेन काटता है वो वाला भी शायद थोड़ा सा दिमाग में क्लिक नहीं किया होगा। लेकिन पहली बार ये क्वेश्चन देखोगे एक बार, उसके बाद नेक्स्ट टाइम यही क्वेश्चन मिलता जुलता आएगा ना तो वो बना लोगे। तो उससे चिंता करने वाली बात नहीं कि पहली बार मैं क्वेश्चन दिया और वो नहीं बना, ठीक है। एक बार बनने के बाद नेक्स्ट टाइम बनने लगेगा और वैसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन दूंगा। तो एक क्वेश्चन लिखना, इंग्लिश में लिखना पहले। ए क्यूबॉइड इज 20 मीटर लॉन्ग, 14 मीटर वाइड एंड 28 मीटर हाई। एक घनाभ 20 मीटर लंबा, 14 मीटर चौड़ा और 28 मीटर ऊंचा है। 28 मीटर ऊंचा है। एक घनाभ की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 14, ऊंचाई 28। Find the surface area of a greatest sphere. Find the surface area of a greatest sphere which can be set completely in the cuboid. Find the surface area of a greatest sphere which can be set completely in the cuboid. हिंदी में उस घनाभ में बड़े से बड़े गोले रखे जा सकने वाले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बड़े से बड़े गोले रखे जा सकने वाले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सोचो कैसे बनेगा। चलो उसको बनाने मत जाना क्योंकि मालूम है आधे लोग उसको गलत तरीके से अप्रोच करेंगे। कैसे बनेगा बताओ, क्या निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे, क्या निकालोगे? नहीं, सरफेस एरिया हाँ पूछा है तो सरफेस एरिया ही निकालोगे, रेडियस निकालोगे, ठीक है। और रेडियस कैसे निकालोगे? कोई पेपर है क्या? चलो अगर एक पेपर है 10 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा, उसको मैं बोलूँ रेक्टेंगल को, आयत बोलते हैं आयत को मुझे स्क्वायर बनाना है काट पीट के, तो ये बताओ वो 5 मीटर में जोड़ तो सकता नहीं, 10 × 10 भी स्क्वायर हो सकता है और 5 × 5 भी स्क्वायर हो सकता है। ये 10 है और ये 5 है, तो लेकिन वो 10 वाले हिस्से को मैं फाड़ दूँ, 5 × 5 करके स्क्वायर बना सकता हूँ क्या? बना सकता हूँ, ठीक है। उसी प्रकार का कंसेप्ट है ये। अगर क्यूबॉइड है, घनाभ है, इसको मैं 2D फॉर्म में बना रहा हूँ, 3D फॉर्म में नहीं बना रहा हूँ। इसके अंदर मेरे को एक गोला फिट करना है। एक क्या था, लंबाई 20 बता दें, ठीक है, और जो 20, 14, 28 है ना, ऊंचाई 28 है और जो चौड़ाई है वो है 14, ठीक है, चौड़ाई है वो 14 है।
तो बताओ गोले कैसे फिट होंगे, ऐसे ही तो फिट होंगे क्या, उसमें रखे जा सकने वाले गोले। और मेरे को 14 ही रखना पड़ेगा। ये अगर चौड़ाई है, इसमें 14 से उस पर तो नहीं जा पाएगा ना दोस्त, 14 मीटर का ही रखूँगा। चलो ये एग्जांपल ले लो, ये क्यूबॉइड का है 20 मीटर लंबा था, 14 मीटर चौड़ा, ये 14 मीटर चौड़ा और 28 मीटर ऊंचाई। तो 28 मीटर वाले रेडियस का, ये 28 वो तो डायमीटर हो गया, 28 अगर डायमीटर हो, 14 सेंटीमीटर रेडियस, 14 सेंटीमीटर रेडियस वाले को मैं अगर यहाँ रखना चाहूँ तो ये तो दीवार तो टूट जाएगा ना। क्यों? क्योंकि इसकी कैपेसिटी तो 14 सेंटीमीटर है यार। तो जो ऐसा स्फीयर लाना पड़ेगा जिसका खुद का व्यास 14 सेंटीमीटर हो, हाँ, बाकी ऊपर भले भर जाए, लेकिन उस रूम में सबसे मैक्सिमम से मैक्सिमम हाइट वाला या डायमीटर वाला या रेडियस वाला क्या ला सकता हूँ, जो सबसे छोटा उसका डायमेंशन हो। तो 20, 28 और 14 में से सबसे छोटा वाला डायमेंशन क्या होगा, 14। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर ये 14 है, यही रूम का ही नाप लो यार, ठीक है। यहाँ 14 डायमीटर वाले मैंने गोला भरा, भले इधर और इधर छूट जाएगा, लेकिन यही सबसे बड़ा गोला है जो यहाँ पे आ पाएगा। फिर और वो चिपटा हो जाएगा अगर ऐसे बनाना चाहोगे तो। एक गोला आना है तो इसी में आ पाएगा, ठीक है। तो 20, 28 और 14, सबसे छोटा वाला क्या पाया, 14 डायमीटर का, है ना। अब इस गोले फिट हो गया तो 14 तो यहाँ से यहाँ तक है ना, वो नहीं। और उसका टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना है, और सरफेस एरिया क्या होता है, गोले का 4πr² होता है, r², ठीक है। अब यहाँ पे ये तो डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, क्या इसका रेडियस आधा होगा ना, 7 होगा, ठीक है। 4πr², समझ पा रहे हो, 88 × 7, 616। अब ठीक है, पहली बार में आपके समझ में नहीं आता, मैं भी पहली बार क्वेश्चन दिया हूँ तो उसका सॉल्यूशन जरूर देखूंगा। पीछे हर एक मैथ्स का क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन एक बार आप ये समझ जाओगे ना तो दोबारा आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ठीक है। ये क्वेश्चंस इतना समझ आ रहा है। एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, सिर्फ ऐसे ध्यान देना तो समझ आएगा। एक क्यूबॉइड है, ठीक है, 6, 7, 8, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 6, 7, 8 मैंने बता दिया। क्यूबॉइड है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 6, 7, 8 है। उसको मेरे को काट पीट के क्यूब बनाना है, काट पीट के क्यूब बनाना है, जोड़ जाड़ के नहीं बनाना है। जोड़ के बनाता तो मैक्सिमम वो 8 तक पहुंचा देता, लेकिन काट के बनाना तो उसका एक डायमेंशन 6 है, चाहे वो लंबाई हो चौड़ाई हो कुछ हो, तो वहीं से मैं बाकी को काटूंगा तब तो क्यूब बनेगा, क्या है ना। उसके क्यूब के सारे डायमेंशन 6 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो 6 साइड 6 मीटर वाले, 6 सेंटीमीटर साइड वाले ही क्यूब बनेंगे। ठीक उसी प्रकार मैंने इसको भी बताया। अब एक बार मैंने वो क्वेश्चंस बता दिया, एक क्वेश्चन शायद करवाया भी होगा, करवाया था क्या, ये क्वेश्चन करवाया। अब इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा। अब सोचो अगर इसको आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, 4, 5, 6 बार, 7 बार, 8 बार, आप सोचोगे कि मैं मैथ्स को रटवा रहा हूँ। हाँ रटवा रहा हूँ, ठीक है, रटना पड़ेगा आपको, ठीक। क्यों? मैंने बोला पैटर्न वही रहता है, सिर्फ फिगर चेंज होता है। अब उसमें फिगर कुछ और दे देगा, 3, 4, 5, तुरंत मालूम चल जाएगा कि उसका साइड क्या होगा क्यूब का, 3, 8, 10, 12, 8 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मुझे मानी कब बनेगा, जब आपको ध्यान रहेगा कि नहीं उस प्रकार का क्वेश्चन भी था यार, उस पैटर्न के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए, तो तुरंत वहाँ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, तुरंत बन जाएगा। तो इसलिए बार बार वही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। इसको सॉल्यूशन नोट कर लो।
हो गया सॉल्यूशन नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। अब यहाँ पे देखो मैंने एक इंग्लिश का एक रूल बताया था, अब इतने बड़ा ऑथर जिसको भी दिया होगा, ठीक है, ये लिखा हुआ फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट स्फीयर, ग्रामेटिकल एरर है क्या? ऑफ ग्रेटेस्ट स्फीयर या ऑफ द ग्रेटेस्ट स्फीयर? द होगा, समझ आ रहा है। इतने बड़े ऑथर भी गलती करते हैं, लेकिन आपको मालूम है, अब आप हिंदी मीडियम के हो, अगर फिर भी बना पा रहे हो ना रूल, ठीक है, तो याद रहता है। फाइंड द वॉल्यूम एंड स्फीयर सरफेस एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट स्फीयर which can be put completely in a cubical tank, which can be put completely in a cubical tank having each side 14 centimeter, 14 centimeter। हिंदी में लिखना 14 सेंटीमीटर विमा के, 14 सेंटीमीटर विमा के, विमा मतलब वो डायमेंशंस, विमा के घनाकार टंकी में, घनाकार टंकी में रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े गोले का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बड़े से बड़े गोले का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब मेरे ख्याल से ये बन जाना चाहिए। सबसे पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करना। हाँ, घनाभ रहता तो अलग रहता, ये घन है तो घन का सब 14 सेंटीमीटर होगा। अब इमेजिन करो कि उस कितना रेडियस या डायमीटर के गोले को मैं फिट कर सकता हूँ उसमें। साथ में अब उसका वॉल्यूम निकालो और सरफेस एरिया, रेडियस तो मालूम चल गया आपको।
चलिए बना क्या, ये आया सभी से आया मैडम। 7 उसका रेडियस निकलता, वॉल्यूम क्या करना था अपने को, ठीक है 4/3 पाई आर क्यूब, बस यही था। क्योंकि अब देखो ये अगर अपना घन हो गया है ना, इसमें ऐसे में पूरा एक गोला वो फिट हो जाएगा ना, ये 14 सेंटीमीटर है अगर, तो रेडियस इसका 7 हो जाएगा और वहीं से सारी चीज़ आप निकाल सकते हो। अब उस एग्ज़ाम में अगर बिना देखे जैर हो गया, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है यार क्वेश्चन है ना, एग्ज़ाम में बिना कभी सॉल्व ही नहीं किए हार्ड है सोच के बिना उसको देखे चले गए, तो सोचो 1 मार्क्स 2 मार्क्स आप आसानी से लूज़ कर देते हैं। ठीक है, सिर्फ फार्मूला बेस्ड है, क्लियर। तो उसका फार्मूला कैलकुलेशन ही है बस, 4/3 पाई आर क्यूब यही निकालना है। सरफेस एरिया जो बताया था 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए मिलते हैं। 9:30 बजे बोल दिया था, आज तो खैर जल्दी छोड़ दिया, पूछा होगा। ठीक है, चेयर को थोड़ा सा अरेंज कर देंगे एक दूसरे।